हेलो एवरीवन, दिस इज सुजीत झा एंड यू आर वाचिंग नीरोडोव स्कूल ऑफ फिजिक्स। आज के इस लेक्चर वीडियो में हम लोग वेक्टर के बारे में स्टडी करने वाले हैं। देखिए, फिजिकल क्वांटिटी को दो पॉइंट पे बांटा जाता है। एक बांटा जाता है मैग्नीट्यूड के आधार पे, ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नीट्यूड एंड ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन। ओके, क्योंकि फिजिकल क्वांटिटी के पास यही दो चीज़ हो सकता है, ठीक है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड के आधार पे फिजिकल क्वांटिटी को कैसे बांटा जाता है, तो तीन तरह का होता है, जो कि मैंने यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर में आपको पढ़ाया है। वो तीन तरह का कौन कौन हो सकता है भाई? फंडामेंटल हो सकता है, और कौन हो सकता है? डिराइव्ड हो सकता है, और कौन हो सकता है? सप्लीमेंट्री हो सकता है, ठीक है। तो ये तीन तरह का फिजिकल क्वांटिटी हो सकता है ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड के आधार पे ये तीन तरह का फिजिकल क्वांटिटी हो सकता है। बट ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन, यदि आप डायरेक्शन की बात करेंगे तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी अगेन। एक हो सकता है स्केलर, एक हो सकता है टेंसर, या इस पर दूसरे नंबर पे वेक्टर को लिख देते हैं, तीसरे नंबर पे टेंसर को लिख देते हैं। ये तीन तरह का फिजिकल क्वांटिटी हो सकता है ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन, ठीक है। तो इसके बारे में तो हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कशन कर रखा है। इस चैप्टर में हम लोग किसके बारे में डिस्कशन करेंगे? इन सब टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं स्केलर की। ये स्केलर क्या है भाई? स्केलर एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है, उन सब फिजिकल क्वांटिटी को स्केलर क्वांटिटी कहा जाता है जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, जिसके पास सिर्फ वैल्यू हो, जिसके पास ऑन द बेसिस ऑफ फिजिक्स जिसके पास सिर्फ यूनिट हो। मैग्नीट्यूड का मतलब मैथमेटिक्स में वैल्यू है, न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है। बट इन फिजिक्स मैग्नीट्यूड मीन्स यूनिट, जिसके पास यूनिट है उसके पास मैग्नीट्यूड है, ठीक है। बट ऑन द बेसिस ऑफ मैथमेटिक्स जिसके पास वैल्यू है, न्यूमेरिकल वैल्यू है, उसके पास मैग्नीट्यूड है, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नीट्यूड ये हो गया, ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन ये हो गया, और स्केलर के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है, सिर्फ वैल्यू है, एक प्रॉपर डायरेक्शन में वैल्यू नहीं है। जैसे मान लो आप यदि किसी भी ऑब्जेक्ट को परचेज करने जाओगे, सपोज दैट पोटैटो खरीदने जा रहे हो, तो क्या कहोगे कि 5 kg पोटैटो दीजिए, ऐसे बोलोगे? 5 kg पोटैटो राइट डायरेक्शन में दीजिए, लेफ्ट अप डाउन ऐसे तो बोलोगे नहीं, सीधा बोलोगे 5 kg पोटैटो दीजिए। समझ रहे हैं ना ये बात? तो पोटैटो खरीदने के लिए कोई डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मास, किसी भी ऑब्जेक्ट के मास को परचेज करने के लिए डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो बहुत सारे ऐसे फिजिकल क्वांटिटी हैं जिनमें आपको डायरेक्शन की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं, और जिसमें ज़रूरत नहीं पड़े वे सभी फिजिकल क्वांटिटी क्या हो गए? स्केलर हो गए, ठीक है। लेकिन जहाँ पे ज़रूरत पड़ जाएगी वो वेक्टर हो गया। जैसे मान लीजिए आपको जाना है, दिल्ली टू पटना आना है, ठीक है, दिल्ली टू कोटा जाना है, ठीक है। तो एक प्रॉपर डायरेक्शन में आपको जाना होगा, अदरवाइज दिल्ली से कोटा जाने के बजाय आप दिल्ली से चंडीगढ़ पहुंच जाओगे, ठीक है ना। तो गलत डायरेक्शन से आप गलत जगह पहुंच सकते हो। तो इन सब चीज़ों में क्या है, आपको डायरेक्शन की ज़रूरत पड़ेगी। तो कुछ फिजिकल क्वांटिटी में डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, कुछ फिजिकल क्वांटिटी में डायरेक्शन की ज़रूरत पड़ती है उस फिजिकल क्वांटिटी को बताने के लिए। यही है स्केलर, यही है वेक्टर, ठीक है। स्केलर में क्या है? ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसमें क्या कहेंगे? स्केलर क्वांटिटी का मैं डेफिनेशन बता रहा हूँ। स्केलर क्वांटिटी क्या हो गया? स्केलर क्वांटिटी वे सभी क्वांटिटी, सच टाइप ऑफ क्वांटिटी, सच टाइप of physical quantity which has only magnitude, which has only magnitude, ठीक है। और कुछ फिजिकल क्वांटिटी में ऐसा कहा जाता है कि इसके पास डायरेक्शन है लेकिन ये स्केलर है। जैसे इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट एक स्केलर क्वांटिटी है। कुछ टीचर्स इसको टेंसर बोलते हैं लेकिन वो सही नहीं है, ये एक प्योर स्केलर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक करंट एक प्योर स्केलर क्वांटिटी है, ये टेंसर नहीं है। टाइम एक प्योर स्केलर क्वांटिटी है, टेंसर नहीं है ये सब, ठीक है। समझ गए ना? इसी कारण से अब कुछ लोग कहते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट के पास डायरेक्शन है लेकिन फिर भी वो स्केलर है। तो देखिए, इसमें एक लाइन और ऐड कर देंगे, ऐसा क्वांटिटी जो वेक्टर अलजेब्रा के रूल को फॉलो ना करे। वेक्टर के लिए एक अलग सा मैथमेटिक्स बनाया गया है।
ठीक है, जिसको वेक्टर क्वांटिटी फॉलो करते हैं। तो ये वेक्टर के लॉ को फॉलो नहीं करता है, जिस कारण से हम कहेंगे कि वो क्वांटिटी स्केलर, जैसे इलेक्ट्रिक करंट की बात की जा रही है, ठीक है ना, समझ रहे हैं ना। तो स्केलर क्वांटिटी कैन बी added or subtracted by general rule of algebra, ये जनरल रूल ऑफ अलजेब्रा के आधार पे इसको जोड़ा और घटाया जा सकता है, ठीक है, स्केलर क्वांटिटी को। तो हम कह सकते हैं कि इट डज नॉट अवे रूल ऑफ वेक्टर अलजेब्रा, कर सकते हैं ना। तो ये हो गया स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। जैसे मान लो स्केलर क्वांटिटी पे मैं एक दो एग्जांपल कर देता हूँ। जैसे मान लो 2 मीटर इधर गए, 3 मीटर इधर गए, 2 मीटर इधर गए, 3 मीटर इधर गए। बताओ कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया आपने? 5 मीटर। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा इस केस में? 5 मीटर। लेकिन जब डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? ये होता है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो ये कितने के बराबर हो गया? 9 4 13 √13 मीटर। समझ रहे हैं ना, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट मेथड है। अब डिस्टेंस क्या है? क्या स्केलर क्वांटिटी है, तो सीधा आपने पाथ लेंथ ले लिया, 2 मीटर प्लस 3 मीटर, ठीक है, ये मीटर है, 3 मीटर 5 मीटर। इस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है स्केलर क्वांटिटी को। सीधा ऐड कर देना है, सीधा सब्ट्रैक्ट कर देना है। जनरल रूल ऑफ अलजेब्रा को फॉलो करता है स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। तो ये तो बात हो गई। अब स्केलर क्वांटिटी के कुछ एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं, 8-10 एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं डिस्टेंस हो गया, स्केलर क्वांटिटी। डिस्टेंस क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है। स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, स्पीड लिख सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल वर्क, पावर एंड एनर्जी, ये तीनों का तीनों क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। वर्क भी स्केलर है, पावर भी स्केलर है, एनर्जी भी स्केलर है। अब एनर्जी मतलब काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, हीट एनर्जी। अब एनर्जी कोई भी हो वो स्केलर हो जाएगा। समझ में आई बात? ये कुछ स्केलर क्वांटिटी हो गया। उसके बाद पोटेंशियल जो होता है ये स्केलर होता है, चाहे वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हो, चाहे वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो। तो पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जैसे V = IR जब आप पढ़ रहे थे, पोटेंशियल = करंट इंटू रेसिस्टेंस, ओम्स लॉ में V क्या था? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल था, जो कि एक स्केलर क्वांटिटी है। करंट क्या हो गया? एक स्केलर। तो एग्जाम्पल में इलेक्ट्रिक करंट लिख सकते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या हो गया? एक स्केलर क्वांटिटी हो गया। इसको भी जनरल रूल ऑफ अलजेब्रा से जोड़ा और घटाया जा सकता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स आगे हम लोग पढ़ेंगे, कुछ और भी टर्म पढ़ेंगे जिसमें हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ेंगे। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है एक स्केलर क्वांटिटी है, समझ गए ना। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया, एक स्केलर क्वांटिटी हो गया। सरफेस टेंशन, देखिए सरफेस टेंशन, प्रेशर, ये जो दो फिजिकल क्वांटिटी है, काफ़ी इसके बारे में चर्चा होता है। इसके बाद डायरेक्शन है, लेकिन फिर भी स्केलर है, ठीक है। तो प्रेशर और जो सरफेस टेंशन हो गया, ये क्या हो गया? ये दो स्केलर क्वांटिटी हो गया। प्रेशर एक स्केलर क्वांटिटी हो गया, सरफेस टेंशन एक स्केलर क्वांटिटी हो गया। समझ गए ना, ठीक है। तो ये सब कुछ स्केलर क्वांटिटी का एग्जांपल था। देखिए प्रेशर में क्या होता है ना, प्रेशर हर डायरेक्शन में लगता है, ठीक है। प्रेशर की यदि बात करेंगे तो प्रेशर हर डायरेक्शन, जैसे इस पॉइंट पे ही लग रहा होगा, ठीक है, तो चारों तरफ से प्रेशर लग रहा होगा। तो क्या हो गया? इसका कोई एक प्रॉपर डायरेक्शन नहीं हुआ। तो इस कारण से क्या हो गया? यहाँ पे प्रेशर जो हो गया एक स्केलर क्वांटिटी हो गया। समझ गए ना। तो प्रेशर एक स्केलर क्वांटिटी है, ओके। तो स्केलर क्वांटिटी के बारे में हम लोग सीख लिया हम लोगों ने, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं वेक्टर क्वांटिटी की। लिखिएगा वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी देखिए, वेक्टर का मतलब सिर्फ होता है एरो। यदि कहीं पे एरो लिखा हुआ है, एरो दिया हुआ है, ठीक है, तो ये हो गया वेक्टर। वेक्टर का मतलब सिंपली क्या होता है? एरो, ठीक है। अब ये एरो इतना बड़ा है, ये एरो इतना बड़ा है, ये ए है, ये बी है, किसका वैल्यू ज़्यादा होगा? अब वैल्यू का मतलब क्या हो गया? मैग्नीट्यूड। तो इसका मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड, तो बी का मैग्नीट्यूड क्या होगा? बड़ा होगा ए के मैग्नीट्यूड से, क्योंकि ये जो लाइन है ये बड़ा है इस लाइन से, तो इसका वैल्यू बड़ा होगा इससे, ठीक है। ये क्या बता रहा है? डायरेक्शन को बता रहा है। तो ए और बी क्या हो गया? एक तरीके से पैरेलल वेक्टर हो गया। ए और बी क्या हो जाएगा? पैरेलल हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? देखिए दोनों का सेम डायरेक्शन है, ठीक है। तो ये जो एरो है ये वेक्टर है, और ये जैसे एक पे
ये एरो दे दिया गया, तो ये क्या बन गया, वेक्टर ए। ये क्या बन गया, वेक्टर ए बन गया। समझ में आ रही है बात? ठीक है, तो इसको जो है, ये जो छोटा सा लाइन है, इसको हम लोग कहते हैं डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, इसका मतलब क्या हो गया? देखिए, लाइन सेगमेंट का मतलब क्या हो गया? एक लकीर का छोटा सा टुकड़ा, लाइन का छोटा सा टुकड़ा, एक लकीर का छोटा सा टुकड़ा, लाइन सेगमेंट हो गया। डायरेक्टेड मतलब उसके साथ डायरेक्शन भी लगा हुआ है। ठीक है, ये हो गया एक लकीर का छोटा सा टुकड़ा, लाइन सेगमेंट। लेकिन डायरेक्टेड हो गया मतलब इसमें क्या हो गया, एक तरह का एरो बन गया ये अब। ठीक है, एक डायरेक्शन भी इसके साथ जुड़ा हुआ है, तो ये डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट हो गया। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी पे यदि ये एरो दे दिया जाए तो वो फिजिकल क्वांटिटी क्या बन जाता है, वेक्टर क्वांटिटी बन जाता है। कैसा क्वांटिटी बन जाता है, वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर का मतलब सिंपली क्या समझना है, एरो। लेकिन जब ये एरो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी पर यदि दे दिया जाए, ठीक है, तो वो क्या बन जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी बन जाएगा। ठीक है ना? तो वेक्टर का डेफिनेशन समझ गए, सिंपली एरो। और वेक्टर क्वांटिटी का डेफिनेशन क्या होगा, सच टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी विच हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन इज सेड टू बी वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है ना? लिख लीजिए ये पॉइंट। सच टाइप ऑफ क्वांटिटी, सच टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, such type of physical quantity which has magnitude as well as proper direction, as well as proper direction, such type of physical quantity which has magnitude as well as proper direction and also follow rule of vector algebra, and also follow rule of vector algebra is said to be vector quantity, is said to be vector quantity। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल में हम लोग क्या लिख देते हैं, इसके एग्जाम्पल में डिस्प्लेसमेंट हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, वेलोसिटी हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, ठीक है, फोर्स हो गया, लीनियर मोमेंटम हो गया, इम्पल्स हो गया, है ना? ये सब कैसा फिजिकल क्वांटिटी हो गया, वेक्टर क्वांटिटी हो गया। ठीक है, इसी में फिर टॉर्क हो गया, एंगुलर क्वांटिटी जैसे एंगुलर वेलोसिटी हो गया, एंगुलर वेलोसिटी हो गया, एंगुलर एक्सेलरेशन हो गया, एंगुलर एक्सेलरेशन हो गया। तो ये सब फिजिकल क्वांटिटी क्या हो गया, वेक्टर क्वांटिटी हो गया। कोई भी किसी भी तरह का फील्ड हो गया, चाहे वो ग्रेविटेशनल फील्ड हो, ग्रेविटेशनल फील्ड हो, चाहे वो इलेक्ट्रिक फील्ड हो, ये सब वेक्टर है। किसी भी तरह का फील्ड हो, वो सब क्या हो गया, वेक्टर हो गया। मैग्नेटिक फील्ड हो गया। ठीक है, तो ये सब कुछ फिजिकल क्वांटिटी मैंने बताया वेक्टर। इसमें और भी एग्जाम्पल लिखे जा सकते हैं, लेकिन इतने एग्जाम्पल पे हम लोग रुक जाते हैं, यहाँ पे ETC लिख देते हैं। ठीक है, जैसे जैसे आप फिजिक्स आगे बढ़ते जाइएगा, सीखते जाइएगा, आपको पता चलता जाएगा कौन कौन सा फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर है, कौन कौन सा फिजिकल क्वांटिटी स्केलर है। ठीक है, लिख लीजिए इसको, फिर इरेज करते हैं। तो ये सब कुछ बातें हो गई वेक्टर क्वांटिटी की। ठीक ना? तो अभी मैंने क्या बताया, वेक्टर क्वांटिटी का डेफिनेशन बताया और वेक्टर क्वांटिटी पे बेस्ड कुछ एग्जांपल मैंने बताया है। तो वेक्टर क्वांटिटी के पास डायरेक्शन भी होगा, वेक्टर क्वांटिटी के पास न्यूमेरिकल वैल्यू भी होगा और डायरेक्शन भी होगा, मैग्नीट्यूड भी होगा, डायरेक्शन भी होगा। अब बात करते हैं हम लोग टेंसर क्वांटिटी की। टेंसर क्वांटिटी की, देखिए ये कोई वेक्टर, ये कोई नया तरह का कुछ नहीं है। स्केलर और वेक्टर जो है ना, इसी का एक जनरलाइज्ड फॉर्म है, एक मैथमेटिकल आप कह सकते हैं इंटरप्रिटेशन है। ठीक है, तो टेंसर क्वांटिटी को कैसे डिफाइन किया जाता है, मतलब आप ऐसा कह सकते हैं कि ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जो ना स्केलर हो ना वेक्टर हो, तो वो कैसा क्वांटिटी हो जाएगा, टेंसर हो जाएगा। लेकिन आपको हम बताते हैं जितने भी स्केलर क्वांटिटी है वे सभी जीरो रैंक टेंसर है। टेंसर में जब यदि आप डीप पढ़ना चाहते हैं तो आपको आगे बताया जाएगा, इसमें रैंकिंग होता है। तो जीरो रैंक टेंसर क्वांटिटी किसको कहा जाता है, स्केलर क्वांटिटी को। स्केलर क्वांटिटी जीरो रैंक टेंसर है। ठीक है,
वेक्टर क्वांटिटी फर्स्ट रैंक टेंसर है, ठीक है। फर्स्ट रैंक टेंसर क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। जीरो रैंक टेंसर स्केलर क्वांटिटी, फर्स्ट रैंक टेंसर कौन हो गया? वेक्टर क्वांटिटी। तो ये सभी फिजिकल क्वांटिटी जो है एक्चुअल में टेंसर क्वांटिटी है, ठीक है। मतलब सारे वेक्टर, सारे स्केलर जीरो रैंक क्वांटिटी हो गए और सारे वेक्टर फर्स्ट रैंक टेंसर क्वांटिटी हो गए। लेकिन फिजिकल क्वांटिटी में कुछ ऐसे भी फिजिकल क्वांटिटी हैं जिनको टेंसर क्वांटिटी कहा ही जाता है, ठीक है ना, जिनको टेंसरी क्वांटिटी कहा जाता है। तो वैसे फिजिकल क्वांटिटी जनरली हम लोग 4 पढ़ते हैं, 4 फिजिकल क्वांटिटी को जनरली पढ़ते हैं जिसको हम लोग मान कर चलते हैं कि वो टेंसर क्वांटिटी होगा, ठीक है। और टेंसर क्वांटिटी को यदि डिफाइन किया जाए तो कैसे किया जा सकता है? सच टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी विच हैज वेरिएबल मैग्नीट्यूड इन वेरिएबल डायरेक्शन। अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग मैग्नीट्यूड हो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का, चाहे एक्सिस को बदला जाए तो उस फिजिकल क्वांटिटी का वैल्यू बदल जाए, मैग्नीट्यूड बदल जाए, ठीक है। आगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग पढ़ेंगे और बताएंगे कि एक ही ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग एक्सिस के अबाउट, एक ही ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग एक्सिस के अबाउट अलग अलग होता है, डिफरेंट होता है। तो ये सब हम लोग पढ़ेंगे। तो टेंसर क्वांटिटी में आप लिख सकते हैं सच टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी which has variable magnitude with variable direction, ठीक है, which has variable magnitude in variable direction और variable axis, डायरेक्शन या एक्सिस, है कि नहीं, ठीक है। तो ये हो गया टेंसर क्वांटिटी। तो टेंसर क्वांटिटी का जो 4 एग्जाम्पल, जो महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है, वो पहला क्या हो गया? स्ट्रेस। स्ट्रेस एक तरीके से क्या हो गया? चेंज इन प्रेशर को स्ट्रेस कहते हैं, चेंज इन प्रेशर को स्ट्रेस कहते हैं, ठीक है। सेकेंड क्या हो गया? स्ट्रेन। स्ट्रेन को भी हम लोग टेंसर क्वांटिटी में लिखते हैं, ठीक है। थर्ड क्या हो गया? थर्ड हम लोग, आप क्लास 10th में पढ़े होंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है ना, ये भी टेंसर क्वांटिटी है। स्ट्रेस हो गया, स्ट्रेन हो गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, और चौथा जो मैंने नाम लिया था मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। मेनली ये 4 फिजिकल क्वांटिटी को टेंसर क्वांटिटी माना जाता है। स्ट्रेन क्या हो गया? रेशियो ऑफ चेंज इन डायमेंशन टू ओरिजिनल डायमेंशन, चेंज इन डायमेंशन टू ओरिजिनल डायमेंशन, ठीक है। जैसे स्ट्रेन, लेंथ के लिए स्ट्रेन क्या होगा? चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ, ये लेंथ के लिए स्ट्रेन होगा जिसको लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कहते हैं, ठीक है। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट था। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन हो गया, चेंज इन वॉल्यूम बाय ओरिजिनल वॉल्यूम। तो ये सब कुछ टर्म हो गया, स्ट्रेस, स्ट्रेन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो कि टेंसर क्वांटिटी है। इन सबों के बारे में जब इससे रिलेटेड चैप्टर पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा डिटेल में हम लोग सीखेंगे और पढ़ेंगे, और मैं बताऊंगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस तरीके से टेंसर है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस तरीके से टेंसर है, ठीक है ना। तो ये हो गया टेंसर क्वांटिटी। फिर अगेन हम लोग चलते हैं वेक्टर क्वांटिटी पे, ठीक ना। वेक्टर क्वांटिटी पे चलते हैं और देखते हैं वेक्टर क्वांटिटी को कैसे हम लोग इंटरप्रेट कर सकते हैं। ओके, तो देखिए, जब बात कर रहे हैं हम लोग वेक्टर क्वांटिटी की, तो वेक्टर क्वांटिटी का डिनोट करना तो हम लोगों ने सीख लिया। ए वेक्टर, जैसे ए वेक्टर है, इसको क्या कहेंगे? वेक्टर ए कहेंगे। ये तो डिनोट करने का तरीका हो गया, ठीक है। जैसे दो लकीर है, एक बड़ा लकीर है तो इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, ये भी हम लोगों ने सीख लिया है, ठीक है। अब जब हम लोगों ने ये सब कुछ सीख लिया है तो अब हम लोग कुछ टाइप्स ऑफ वेक्टर सीख लेते हैं। टाइप्स ऑफ वेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, सीखिएगा। टाइप्स ऑफ वेक्टर, देखिए कोई भी वेक्टर मिलेगा, जैसे 2 वेक्टर हो गया, पैरेलल हो गया, तो उसको क्या कहेंगे? पैरेलल वेक्टर कहेंगे। तो इंपॉर्टेंट है, कहीं पे आपको कह दिया जाए, दे दिया जाए 2 वेक्टर का इक्वेशन दे दिया जाए और कहा जाए कि ये दोनों पैरेलल वेक्टर है या नहीं है, तो क्या है? आपको चेक करना होगा कि ये पैरेलल है या नहीं है। इक्वेशन जो भी तरीका होगा वो मैं अभी बताऊंगा, और उस बेसिस पे आप उसको चेक कर सकते हैं कि वो वेक्टर होगा या नहीं होगा, पैरेलल वेक्टर होगा या नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या है, हम लोग टाइप्स ऑफ वेक्टर क्वांटिटी सीखते हैं। टाइप्स ऑफ वेक्टर क्वांटिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बता देते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्या हो गया? पहला हम लोग सीखते हैं जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर होगा, दूसरा होगा यूनिट वेक्टर, तीसरा होगा
तीसरा हम लोग पढ़ेंगे पोजीशन वेक्टर, ठीक है। चौथा हम लोग पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है। पांचवा हम लोग पढ़ेंगे पैरेलल वेक्टर, छठा हम लोग पढ़ेंगे एंटी पैरेलल वेक्टर, ठीक है। सातवां हम लोग पढ़ेंगे ऑर्थोगोनल वेक्टर, और परपेंडिकुलर वेक्टर, ठीक है। आठवां हम लोग पढ़ेंगे कोलिनियर वेक्टर, ठीक है। नौवां हम लोग पढ़ेंगे कोप्लेनर वेक्टर, कोप्लेनर वेक्टर। तो इतने तरह का वेक्टर को हम लोग स्टडी करेंगे, पढ़ेंगे, जिसमें से हम लोग ये 6 वेक्टर अभी का अभी डिस्कस करने जा रहे हैं। बाकी ये सब जो वेक्टर है, ये सब जब हम लोग जैसे ये डॉट प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट पढ़ने के बाद ये अच्छे समझ में आएगा। क्रॉस प्रोडक्ट में ये दोनों वेक्टर हम लोगों को अच्छे से समझ में आएगा, तो हम लोग सीख लेंगे इन सबों के बारे में भी, लेकिन ये पढ़ेंगे चैप्टर के लास्ट में। ये 3 वेक्टर के बारे में हम लोग चैप्टर के लास्ट में पढ़ेंगे, और अभी हम लोग इन 6 वेक्टर के बारे में डिटेल स्टडी करने जा रहे हैं, ठीक ना। तो देखिएगा, समझिएगा क्या वेक्टर होता है, और बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, सीखते चले जाइएगा आप लोग। इरेज करते हैं हम इसको, ये लिख लीजिए आप, फिर हम इसको इरेज करते हैं। ये 9 तरह का वेक्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है यदि आप वेक्टर पढ़ना चाहते हैं तो। वैसे आपको बता दें कि वेक्टर का जो टोटल टाइप्स होता है, मैथमेटिक्स और फिजिक्स को मिला के टोटल 28 टाइप्स का वेक्टर लिखा जा सकता है, ठीक है। 28 तरह का वेक्टर लिखा जा सकता है। तो जो भी वेक्टर में कोई भी पॉइंट आ गया तो वो उसी से रिलेट हो जाएगा, ठीक है। टोटल 28। लेकिन क्या है, हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट टाइप के वेक्टर ही पढ़ते हैं जिसका हम लोग यूज कर सकते हैं। अब 28 वेक्टर के बारे में बताया जाने लगे तो आप समझ सकते हैं कितना समय बर्बाद चला जाएगा, ठीक है। और उसमें से कुछ का ज़रूरत होगा, कुछ का ज़रूरत नहीं होगा। बर्बाद उसमें जाएगा जिसका ज़रूरत नहीं होगा, जो ज़रूरत का हो गया उसमें तो फिर काम का हो ही गया। तो जो भी काम का है मैंने अभी आपको लिखा है। कुछ और भी वेक्टर हैं जो काम के हैं, जो कई जगह पे ज़रूरत पड़ते हैं, जैसे एक्सियल वेक्टर। एक्सियल वेक्टर का भी ज़रूरत पड़ता है। जैसे आप जब एंगुलर क्वांटिटी की बात करते हैं, टॉर्क की बात करते हैं, एंगुलर वेलोसिटी की बात करते हैं, एंगुलर एक्सेलरेशन की बात करते हैं, तो ये सब जो वेक्टर है ये एक्सियल वेक्टर है। इसको सूडो वेक्टर भी कहते हैं। तो ये सब मैंने नहीं लिखा है, लेकिन जब टॉपिक चलेगा तो मैं उसको बताऊंगा, ठीक है। तो बात करते हैं सबसे पहले जीरो वेक्टर की। जीरो वेक्टर जल्दी पढ़ते हैं इस सबको। देखिए, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 0 हो जाए, जैसे मान लो इधर भी एफ फोर्स लगाया गया, इधर भी एफ फोर्स लगाया गया, तो क्या हो गया, जीरो वेक्टर हो गया। कहेंगे कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये इक्विलिब्रियम में है। नेट फोर्स यदि 0 हो जाए तो ऑब्जेक्ट जो है इक्विलिब्रियम में कहलाता है। ऑब्जेक्ट क्या कहलाता है, इक्विलिब्रियम में कहलाता है, यदि नेट फोर्स 0 हो जाए तो, ठीक है। तो यदि 2 इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स लगे तो फोर्स 0 हो सकता है। यदि 3 कोप्लेनर फोर्स लग रहा है, कोप्लेनर मतलब एक ही प्लेन में, को का मतलब एक, प्लेनर मतलब एक ही प्लेन में, F1 F2 F3 लग रहा है, और ये ऑब्जेक्ट जो है इक्विलिब्रियम में हो गया। ये दोनों का इफेक्ट इस तरफ दिखेगा और ये इसको बैलेंस कर लेगा, तो ये इक्विलिब्रियम में हो जाएगा। यहाँ पर भी एफ नेट 0 हो सकता है। मतलब हम लोग क्या कहेंगे, F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर डेट इज इक्वल टू 0। तो ये क्या कहलाएगा, जीरो वेक्टर कहलाएगा। यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जैसे इसको F1 कर दें, इसको F2 कर दें, F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर डेट इज इक्वल टू 0। तो निश्चित तौर पे ये क्या हो गया, एंटी पैरेलल और इक्वल वेक्टर हो गया, है ना। मैग्नीट्यूड में इक्वल होगा लेकिन डायरेक्शन में अपोजिट होगा। तो ये जीरो वेक्टर हो गया। और भी एग्जांपल आप देखिए, जैसे मान लीजिए आप यहाँ से घूम के यहाँ पे आ गए, आप अपने घर से चले थे और फिर अपने घर पे आ गए, तो आपका नेट डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक है। जहाँ से चले थे आप वहीं पे आ गए, तो आपका डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू कितने के बराबर हो गया, 0। तो जीरो वेक्टर का क्या होता है, कोई प्रॉपर डायरेक्शन नहीं होता है। जीरो वेक्टर का डायरेक्शन कोई प्रॉपर नहीं होता है, ओके। आप अपने अनुसार उसका कोई एक प्रॉपर डायरेक्शन मान सकते हैं,
ठीक है, कोई एक फाइनल एक ही डायरेक्शन नहीं है कि इधर ही होगा, ठीक है। अब बताया भी नहीं जा सकता है। जैसे मान लो ये एक लकीर है, इसको यदि छोटा करते 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 छोटा करते करते एकदम जीरो कर दो, ठीक है, एकदम ऐसा कर दो, तो ये पता चलेगा क्या कि किधर था ये वेक्टर? नहीं पता चलेगा। यदि जो ये लकीर को देखा होगा कि जिसको छोटा किया गया होगा, तो पता चल जाएगा कि हाँ इसका डायरेक्शन तो इधर था। लेकिन जैसे मान लेते हैं ऐसे कोई मैंने बना दिया, तो आपको पता चलेगा कि इसका डायरेक्शन किधर है? नहीं पता चलेगा। तो जीरो वेक्टर का जनरली डायरेक्शन नहीं बताया जाता है, ठीक है, या बताया जाता है कि कोई भी डायरेक्शन हो सकता है, ठीक है, कोई एक स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होता है। तो आप लिख सकते हैं जीरो वेक्टर हैज नॉट अ स्पेसिफाइड डायरेक्शन। जीरो वेक्टर हैज नॉट अ स्पेसिफाइड डायरेक्शन। क्लियर हो गया जीरो वेक्टर। आगे बात करते हैं, आप लोग यूनिट वेक्टर की बात करते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अभी इस चैप्टर के लिए। यूनिट वेक्टर की हम लोग बात करते हैं, तो लिखिएगा यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर, ठीक है। तो यूनिट वेक्टर क्या होता है समझिए, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 के बराबर हो जाए। यूनिट का मतलब क्या होता है? 1, ठीक है। तो ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कितने के बराबर हो जाए? 1 के बराबर हो जाए, तो इसको क्या कहते हैं हम लोग? यूनिट वेक्टर कहते हैं, ठीक है ना। तो किसी भी वेक्टर को यूनिट वेक्टर कैसे बना सकते हो? किसी भी वेक्टर को यूनिट वेक्टर बनाने के लिए उसको उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया जाता है, और यूनिट वेक्टर को ऐसे करके कुछ शो किया जाता है। एक कैप, इसको कैप कहा जाता है। एक कैप का मतलब क्या हो गया? एक का यूनिट वेक्टर, और एक यूनिट वेक्टर को एक वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया जाए, ठीक है। तो कोई वेक्टर है, यदि उसको ऐसे लकीर ड्रॉ कर दिया जाएगा तो इसको कहेंगे इसका मैग्नीट्यूड हो गया ए, ठीक है ना। तो इसको सिंपली हम लोग ए भी लिख सकते हैं, मतलब वेक्टर नहीं है, अब ये मैग्नीट्यूड है। और मैग्नीट्यूड क्या हो गया? स्केलर टर्म हो गया। मैग्नीट्यूड एक स्केलर टर्म है, ठीक है। तो ये ऐसे लिखा जा सकता है। तो किसी वेक्टर को जब उसी के मान से, उसी के वैल्यू से, उसी के मेजरमेंट से डिवाइड कर दिया जाए, तो वो जो है यूनिट वेक्टर बन जाता है। अभी हम लोग इस पर एग्जाम्पल भी करेंगे, सीखेंगे भी इसको, ठीक है। तो यूनिट वेक्टर का वैल्यू 1 हो गया, और 1 को यदि किसी भी टर्म में मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 20 में यदि 1 मल्टीप्लाई होगा तो 20 20 ही रह जाएगा, ठीक है। 30 में यदि मल्टीप्लाई हो जाएगा 1, 30 30 ही रह जाएगा। -5 में यदि 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -5 -5 ही रह जाएगा। तो 1 यदि किसी भी टर्म में मल्टीप्लाई होता है तो उस टर्म, उसका मैग्नीट्यूड नहीं बदलता है, लेकिन चूंकि यूनिट वेक्टर है तो इसका मतलब है डायरेक्शन आ जाएगा उसके पास। तो यूनिट वेक्टर का काम मेनली डायरेक्शन को बताना है, इससे मैग्नीट्यूड पे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। ये बात समझ में आ गई, ठीक है, कि यूनिट वेक्टर से मैग्नीट्यूड पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, डायरेक्शन पे फ़र्क पड़ता है, डायरेक्शन आ जाता है ऑब्जेक्ट के पास, ठीक है ना। तो ये चीज़ होता है, ये यूनिट वेक्टर हो गया। जब किसी वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से मैंने डिवाइड किया तो वो यूनिट वेक्टर बन गया, ठीक है। अब क्या है, एक्स एक्सिस के लॉन्ग जो यूनिट वेक्टर है उसको आई कैप लिखा जाता है, वाई एक्सिस के लॉन्ग जो यूनिट वेक्टर है उसको जे कैप लिखा जाता है, और जेड एक्सिस के लॉन्ग जो यूनिट वेक्टर है, ठीक है। तो आई कैप का मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा। थोड़ा कैमरा डिस्टर्ब हो गया था, ठीक है। एक्चुअली जिस DSLR से बना रहा हूँ मैं, तो उसका 30 मिनट ही एक्चुअली पीरियड है रिकॉर्डिंग का, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आई का मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा, जे का मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा, के का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ये यूनिट वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड 1 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे एक्स एक्सिस के लॉन्ग आई कैप था, वाई एक्सिस के लॉन्ग जे कैप था, जेड एक्सिस के लॉन्ग के कैप था। अब ये हो गया यूनिट वेक्टर, और किसी भी वेक्टर को जब आप उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कीजिएगा तो वो क्या बन जाएगा? यूनिट वेक्टर बन जाएगा। अभी और देखिए और भी पॉइंट। तो ये हो गया यूनिट वेक्टर। अब बात करते हैं पोजीशन वेक्टर की। पोजीशन वेक्टर की बात करते हैं, देखिएगा तो पोजीशन वेक्टर को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? लोकेशन ऑफ अ पॉइंट, लोकेशन ऑफ पोजीशन, लोकेशन ऑफ अ पॉइंट इन वेक्टर फॉर्म इज सेड टू बी पोजीशन वेक्टर, ठीक है। तो लोकेशन क्या है? किसी पॉइंट का जो पोजीशन है उसका लोकेशन है, ठीक है। जैसे मान लो इसका लोकेशन है x, y, z, ठीक है। एक्स एक्सिस पे ये x डिस्टेंस पर है, y एक्सिस पे ये y डिस्टेंस पर है, और z एक्सिस पे ये z डिस्टेंस पर है। तो ये जो वेक्टर a हो जाएगा ये कैसे लिखा जाएगा? x i कैप y j कैप प्लस z k कैप। ये हो गया a वेक्टर, x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप,
ये हो गया ए वेक्टर। अब इसी के, अब ये ए वेक्टर हो गया, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या कहेंगे, पोजीशन वेक्टर कहेंगे, पोजीशन वेक्टर कहेंगे। ये ए वेक्टर हो गया। ये एक्चुअल में क्या है, इसका पोजीशन बता रहा है वेक्टर फॉर्म में। ये वेक्टर फॉर्म में क्या बता रहा है, इसका पोजीशन बता रहा है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक का जो इसका लेंथ होगा, यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ होगा, यही इसका मैग्नीट्यूड होगा। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0,0,0 होता है, और इसका कोऑर्डिनेट क्या है, XYZ है। तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, यहाँ से यहाँ तक का जो सेपरेशन है, डिस्टेंस है, वही इसका मैग्नीट्यूड है। तो ए का मैग्नीट्यूड को क्या लिखेंगे, अब हम लोग डिस्टेंस फार्मूला लगा देंगे। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, x - 0 का स्क्वायर प्लस y - 0 का स्क्वायर प्लस z - 0 का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, ए का मैग्नीट्यूड, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। ये हो गया मैग्नीट्यूड, समझ गए ना। तो जैसे मान लो कि ए वेक्टर दिया हुआ है i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, तो क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे i के साथ कितना मल्टीप्लाइड है 1, j के साथ कितना मल्टीप्लाइड है 2, और 3 के साथ k के साथ कितना मल्टीप्लाइड है 3। तो सीधा सिंपल सा हो गया 1 + 4 + 9। तो ये कितने के बराबर हो गया, 14, √14 हो गया इसका मैग्नीट्यूड, ए का मैग्नीट्यूड। जैसे ए को, वेक्टर ए को लिखा जाए 2i कैप प्लस 5j कैप प्लस 7k कैप। अब इसका मैग्नीट्यूड पूछ दिया जाए तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, अब i के साथ कितना मल्टीप्लाइड है 2, 2 का स्क्वायर, j के साथ 5, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, ऐसे हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 4 + 25 + 49, ठीक है। तो 25 और 4 29 हो गया, और 29 और 49 ये कितने के बराबर हो जाएगा, ये आ जाएगा 78 के बराबर आएगा ना, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन बन जाएगा। मैग्नीट्यूड निकालने की बात पता चल गई हम लोगों को। अब इसी में यदि इसको यूनिट वेक्टर बनाना होता तो क्या होता, जैसे ए का यूनिट वेक्टर, ये लिख लीजिए आप जल्दी से। तो देखिए, जैसे ये ए है, ए का वैल्यू दिया हुआ है x i कैप y j कैप z k कैप। अब इसका यूनिट वेक्टर चाहिए, तो इसका यूनिट वेक्टर क्या होगा, वेक्टर ए बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए, ऐसे ही ना यूनिट वेक्टर बनेगा। तो क्या हो जाएगा यूनिट वेक्टर, x i कैप y j कैप प्लस z k कैप बाई √x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। ये हो गया इसका यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर को कैसे लिख सकते हैं, x बाई √x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर i कैप प्लस y बाई √x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर j कैप प्लस z बाई √x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर k कैप। समझ में सभी लोगों को आया या नहीं आया बताइए। सिंपल है, आसान है यूनिट वेक्टर निकालना। अब जैसे इसका यूनिट वेक्टर निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, इस वेक्टर में इससे डिवाइड कर देंगे, √14 से डिवाइड कर देंगे। तो ए का यूनिट वेक्टर इस केस में कितना आ जाएगा बताइए, आ जाएगा कितना आ जाएगा, i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप बाई √14 आ जाएगा। सिंपल सी बात है, इस तरीके से यूनिट वेक्टर निकाल लेंगे। तो आपको इस तरीके से यूनिट वेक्टर निकालना है, और ये हो गया पोजीशन वेक्टर। देख लीजिए, समझ लीजिए इसको। जैसे किसी पॉइंट पे, किसी ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स लग रहा है, वो फोर्स का वैल्यू दिया हुआ है 3i कैप प्लस 4j कैप। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालना है और इसका यूनिट वेक्टर निकालना है। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, √3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ये इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा। और इसका यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, इस फोर्स के वेक्टर को इसी के मैग्नीट्यूड से जब डिवाइड कर देंगे तो इसका यूनिट वेक्टर निकल जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 3i कैप 4j कैप बाई क्या होगा इसका, ये 25 हो गया, 25 का √5 आ गया, तो बाई 5 हो जाएगा। तो f का यूनिट वेक्टर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है। तो यूनिट वेक्टर हम लोगों ने कैलकुलेट करना सीख लिया है। अब हम लोग सीख लेते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। लिखेगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर किसको कहते हैं, चेंज इन पोजीशन वेक्टर। पोजीशन में चेंज आएगा तभी तो डिस्प्लेसमेंट होगा। और चेंज इन पोजीशन वेक्टर, चेंज इन पोजीशन
vector is said to be displacement vector। ये हो गया। तो जैसे मान लीजिए ये x है, ये y है, ये z है। अब एक पॉइंट था जिसका कोऑर्डिनेट था x y z, x1 y1 z1, और एक पॉइंट यहाँ था, और एक पॉइंट था x2 y2 z2, ये था। अब ये पॉइंट यहाँ से यहाँ आया, ये पॉइंट यहाँ से यहाँ आया, ये r1 है, ये r2 है। तो इसका डिस्प्लेसमेंट यही है ना, ये इसका इनिशियल पोजीशन है, ये इसका फाइनल पोजीशन है, यही इसका डिस्प्लेसमेंट है, यही वेक्टर r जो है इसका डिस्प्लेसमेंट है। तो ये आपको कैसे मिलेगा? चेंज इन पोजीशन वेक्टर। चेंज इन पोजीशन वेक्टर इज डिफाइंड एज डिस्प्लेसमेंट। तो चेंज का मतलब क्या होता है? चेंज का मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल, याद रखिएगा, ये फाइनल माइनस इनिशियल चेंज होता है। ठीक है, तो फाइनल क्या है? r2 है, इनिशियल क्या है? r1 है। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा? r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर यदि आप यहाँ से लिखेगा तो r1 वेक्टर को आप क्या लिख सकते हो? r1 वेक्टर इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट p एंड r2 विद द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट q, और ये जो पॉइंट है वो p से q तक आया है। तो r1 वेक्टर को आप क्या लिख सकते हो? x1 i कैप, y1 j कैप, z1 k कैप, ये हो गया r1 वेक्टर। और यही r2 वेक्टर को आप क्या लिख सकते हो? x2 y कैप, y2 j कैप प्लस z2 k कैप, ये हो गया इसका फाइनल पोजीशन वेक्टर। ये हो गया इनिशियल, ये हो गया फाइनल। तो चेंज इन पोजीशन वेक्टर ही तो डिस्प्लेसमेंट है। तो चेंज इन पोजीशन वेक्टर को क्या लिखेंगे? r2 माइनस r1 लिखेंगे। तो वेक्टर r को क्या लिखेंगे? r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर लिखेंगे। ये हो गया चेंज इन पोजीशन वेक्टर, ये हो गया इसका डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू क्या आएगा बताइए, समझ के बताइए। तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट जो आ जाएगा, वेक्टर r जो आएगा वो कितने के बराबर आएगा? x2 माइनस x1 i कैप, i कैप वाला एक साथ घटेगा, x2 माइनस x1 i कैप, y2 माइनस y1 j कैप, z2 माइनस z1 k कैप, y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप। ये हो गया इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब इसका यदि मैग्नीट्यूड निकालना है, डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू निकालना है, तो वो क्या हो जाएगा? x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा। ये इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो जाएगा। इसका यूनिट वेक्टर निकालना है तो इससे डिवाइड कर देना, यूनिट वेक्टर निकल जाएगा। समझ रहे हैं ना? तो इस तरीके से आप डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकाल सकते हैं। तो 4 वेक्टर हो गया। अब हम लोग पढ़ते हैं पैरेलल वेक्टर और एंटी पैरेलल वेक्टर। देख लीजिए जल्दी से, ये भी आसान है। देखिए, अब हम लोग बात करते हैं पैरेलल वेक्टर का। यदि दो वेक्टर एक ही डायरेक्शन में हो तो वे दोनों वेक्टर क्या कहलाते हैं? पैरेलल वेक्टर कहलाते हैं। तो पैरेलल वेक्टर पहचानने के कुछ तरीके हैं। तो जैसे देखिए, ये पैरेलल वेक्टर हो गया। इफ टू वेक्टर आर इन सेम, इफ टू और मोर वेक्टर आर इन सेम डायरेक्शन, देन इट इज सेड टू बी पैरेलल वेक्टर ऑफ ईच अदर। ठीक है, लिख लीजिएगा इसको। तो वेक्टर ए का वैल्यू यदि आई कैप जे कैप प्लस के कैप है, मान लेते हैं, और वेक्टर वी का वैल्यू 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप है। तो देखिए, बी वेक्टर में से यदि 2 को कॉमन कर लीजिएगा तो ये क्या आ जाएगा? आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप आ जाएगा। तो बी वेक्टर क्या हो जाएगा? 2 इंटू ए वेक्टर हो जाएगा। तो अब क्या है? ये तो स्केलर है, ये तो मैग्नीट्यूड है, 2 जो है ये तो एक नंबर है। तो बी और ए का डायरेक्शन सेम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताइए? तो बी और ए क्या कहलाएगा? पैरेलल वेक्टर कहलाएगा। मतलब पैरेलल वेक्टर पहचानने का तरीका क्या है? वेक्टर ए इक्वल टू के बी वेक्टर। ए और बी दो वेक्टर है, और यदि बी में कोई कांस्टेंट टर्म कॉमन लेने पे एक वेक्टर के बराबर आ जा रहा है, ठीक है, मतलब कंपेयर किया जा सकता है डायरेक्ट उसके डायरेक्शन को, तो वे दोनों वेक्टर क्या हो गया? पैरेलल वेक्टर हो गया। ठीक है ना? तो कुछ ऐसा होगा। और के यहाँ पे क्या हो गया? पॉजिटिव कांस्टेंट हो गया। पॉजिटिव कांस्टेंट होना बहुत ज़रूरी है। जैसे देखिए, ए का वेक्टर दिया हुआ है 3i कैप 4j कैप प्लस k कैप, और वेक्टर बी दिया हुआ है 9i कैप प्लस 12j कैप प्लस 3k कैप।
ठीक है, तो ए और बी पैरेलल होगा कि नहीं होगा? होगा, क्योंकि आप बी वेक्टर को लिख सकते हैं ना, इसमें से 3 कॉमन कर लीजिए, 3a वेक्टर, तो ए और बी क्या हो गया? एंटी पैरेलल वेक्टर हो गया, पैरेलल वेक्टर हो गया, है ना। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं एंटी पैरेलल वेक्टर क्या होता है। एंटी पैरेलल वेक्टर, एंटी पैरेलल वेक्टर, एंटी पैरेलल वेक्टर, एंटी पैरेलल वेक्टर में क्या होता है? इफ टू वेक्टर आर इन अपोजिट डायरेक्शन देन इट इज सेड टू बी एंटी पैरेलल वेक्टर। जैसे एक वेक्टर इधर है, एक वेक्टर इधर है, तो ये दोनों वेक्टर क्या कहलाएंगे? एंटी पैरेलल वेक्टर कहलाएंगे। इसको पहचानने का तरीका k इंटू वी वेक्टर हो गया, जहाँ पे k जो हो निगेटिव कॉन्स्टेंट हो, तो क्या हो गया? एंटी पैरेलल वेक्टर हो जाएगा। जैसे a का वैल्यू दिया हुआ है आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, और b का वैल्यू दिया हुआ है -2 आई कैप -2 जे कैप -2 के कैप। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? वेक्टर ए वेक्टर बी को लिख सकते हैं ना, यहाँ पे -2 कॉमन कर लीजिए, तो आई प्लस जे प्लस के कैप लिख सकते हैं। तो वेक्टर बी को क्या लिख सकते हैं? -2 ए कैप। तो यहाँ पे क्या हो गया? ये निगेटिव कांस्टेंट हो गया, तो ये क्या कहलाएगा? एंटी पैरेलल वेक्टर कहलाएगा। मतलब एंटी पैरेलल वेक्टर पहचानने का तरीका यही है कि के जो होना चाहिए ए और बी एक तरीके से कंपेयर हो जाए, जिसमें के जो हो निगेटिव कांस्टेंट हो, तो ये एंटी पैरेलल वेक्टर कहलाएगा। इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।